सुप्रभात बच्चों, अब हम करने वाले हैं द्वंद्व समास की दोहराई। देखो बच्चों, द्वंद्व समास क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। दो पद होते हैं ना समास में, तो जिसके दोनों पद प्रधान होंगे वह समास द्वंद्व समास कहलाएगा। आप फोटो को देखिए अपनी स्क्रीन पर। इसमें दो लोग आपस में कैसे द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं, दोनों आपस में कैसे झगड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ। एक कहता है मैं अच्छा हूँ, दूसरा कहता है मैं अच्छा हूँ। इस प्रकार दोनों ही खुद को एक दूसरे से कम नहीं आंकते, दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से बढ़िया बता रहे हैं। तो इसी आधार पर हम द्वंद्व समास की परिभाषा को याद करेंगे कि जिस समास के अंदर दोनों पद प्रधान हो, यानी दोनों पद महत्वपूर्ण हो, एक के बिना भी काम न चले, दोनों का स्थान बराबर हो, ऐसे समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले मैं समस्त पद पढ़ती हूँ। पाप पुण्य, देख सकते हैं आप, पाप पुण्य ये दोनों शब्द एक योजक के द्वारा लिखे गए हैं साथ साथ, और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो यहाँ पर हम करेंगे पाप और पुण्य। इसी तरह से सीताराम योजक के साथ रखे गए हैं सामने आपके, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो लिखेंगे सीता और राम। ये और से जुड़े हैं। कई बार विपरीत अर्थक शब्द अथवा या से भी जोड़ दिए जाते हैं। बच्चों, आपको देखना ये है कि जब आप समस्त पद लिखेंगे तो योजक चिन्ह लगाएंगे, और जब विग्रह करेंगे तो आप और, अथवा, या उपयुक्त शब्द को बीच में लगा करके विग्रह करेंगे। जितने भी योजक शब्द होते हैं, युग्म शब्द होते हैं, पेयरिंग वर्ड्स होते हैं, वे सारे द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले समास की ओर। अगला समास है बहुव्रीहि समास। देखिए जरा, इसकी परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त, ध्यान से देखिए जरा, और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, यानी कोई तीसरा बाहर का प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। द्वंद्व में आपने पढ़ा दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि बहुव्रीहि में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि बाहर का कोई तीसरा प्रधान होता है। दोनों पद मिलकर के जो समस्त पद बनाते हैं वह किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। ठीक है बच्चों, आप तस्वीर को देख सकते हैं, जैसे लंबोदर। ठीक है, लंबोदर को अगर हम विग्रह करते हैं तो हम कहेंगे लंबा है उदर जिसका, और हमें शीघ्रता से ये पता चल जाता है कि लंबा उदर किसका है। तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है तुरंत कि हम गणेश जी को इस नाम से पुकारते हैं। जब भी हमें विग्रह करना है तो हम अगर किसी तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं तो उसे हम विग्रह में दिखाएंगे भी सही, वह हमें विग्रह में बताना भी होता है कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। इस प्रकार से विग्रह करने के बाद हम इसका उत्तर बहुव्रीहि समास लिख देंगे। इसी तरह से और उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे दशानन। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ बच्चों, ये इसका विग्रह भी दो प्रकार से होगा, लेकिन इस वक्त मैं बहुव्रीहि समास की ही बात करूंगी, और इसका विग्रह है दश हैं आनन जिसके। आनन अर्थात मुख। ठीक है बच्चों, और किसके थे 10 मुख? रावण के। तो हम इसके लिए लिखेंगे 10 हैं आनन जिसके, अर्थात मुख जिसके, अर्थात रावण। तो ये हमारा कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण, नीलकंठ। इसका भी दो प्रकार से विग्रह होता है, लेकिन फिलहाल हम बहुव्रीहि की बात करेंगे, किसी स्पेसिफाई पर्सन की बात करेंगे। किसका कंठ नीला है? किसको कहा जाता है? शिव को। तो इसका विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव।
और ये भी हमारा बहुव्रीहि समास बन जाएगा। आगे देखते हैं हम द्विगु समास को। तो बच्चों, द्विगु समास की क्या परिभाषा होगी, सबसे पहले हम उसे पढ़ते हैं। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक, ध्यान से देखें आप, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ध्यान दीजिए, द्विगु समास का पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, विशेषण होगा। ठीक है, संख्यावाची विशेषण पढ़ते हो ना, विशेषण के भेद जब याद करते हो तो उसमें आता है। ठीक है, इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जब दोनों पद मिल जाते हैं तो फिर हमें क्या पता चलता है कि किसी समूह की बात की जा रही है, किसी समाहार की बात की जा रही है। यहाँ पर समूह और समाहार में बहुत छोटा सा फर्क है। समूह हम वहाँ कह देते हैं जहाँ हमें अलग अलग रूप में चीजें एक स्थान पर इकट्ठी होती दिखाई देती हैं, और समाहार हम उसे कह देते हैं जब हमें चीजें एक दूसरे में विलय होती हुई यानी मिलती हुई दिखाई दे देती हैं। तो इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, आप समूह लिखें या समाहार, दोनों ही तरीके से आपका आंसर कंसीडर होगा। ठीक है, तो द्विगु समास की क्या पहचान पढ़ी हमने कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर के हमें किसी समूह का बोध कराए उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अब आप पिक्चर की तरफ आ जाइए, तस्वीर को देखिए आप। शब्द है हमारे पास त्रिनेत्र। ठीक है, त्रिनेत्र का जब हम विग्रह करते हैं तो हमारे पास विग्रह करके जो वाक्य बनता है वो होता है तीन नेत्रों का समूह। यानी हमने समूह की बात की, इसलिए इस समास को हम द्विगु समास का नाम देते हैं। और उदाहरण देखेंगे अब हम एक एक करके। अब हमारे पास समस्त पद है त्रिलोक, यानी हम तीनों लोकों की बात कर रहे हैं, तो हम इसका विग्रह करेंगे तीनों लोकों का समाहार, और ये होगा द्विगु समास। देखिए जरा, यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है बच्चों, इसलिए इस समास को हम द्विगु समास के नाम से जानते हैं। अब हम देख रहे हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान को आप ध्यान से देखिए। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, देखिए पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं ना, यहाँ पर उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है। ऐसे समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। बेटे इसकी परिभाषा को बड़े ध्यान से देख लीजिए। कर्मधारय समास वह समास होता है जिसका पूर्व पद नहीं बल्कि उत्तर पद प्रधान होता है, और पूर्व पद व उत्तर पद में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, एक विशेषण होगा तो एक विशेष्य होगा, या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है। अगर एक उपमेय होगा तो दूसरा उपमान होगा। ये मैं पिछली वीडियोस में आपको इसकी बहुत क्लियर सी परिभाषा आपको मैं बता चुकी हूँ। तो ये वक्त दोहराई का है, इसलिए हम मुख्य बिंदुओं पर अपना ध्यान रखेंगे, ध्यान लगाएंगे। तो उपमेय उपमान का संबंध हो। बेटे विशेषण विशेष्य होने के साथ साथ उपमेय उपमान में कई बार उपमेय पहले आ जाता है, कई बार उपमान पहले आ जाता है। तो दोनों ही सूरतों में ये कर्मधारय समास ही होगा। आप इसका उदाहरण देख लीजिए। पहले हम तस्वीर की ओर चलेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो फूल है उसका रंग नीला है, ठीक है, और इसका नाम है नील कमल। ठीक है, नील कमल कहने के साथ ही हमें पता चलता है कि हम किसी नीले रंग के फूल के, कमल के फूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका विग्रह होगा नीले रंग का कमल, यानी वह कमल जिसका रंग नीला है। यहाँ पर देखिए कमल क्या है, विशेष्य, और नीला क्या है, विशेषण। देखिए जरा, पूर्व पद नील यानी नीला विशेषण हो गया और कमल जो है वो विशेष्य हो गया हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने विशेषण विशेष्य का संबंध बताते हुए विग्रह किया नीले रंग का कमल। ठीक है, यानी हमने कमल की विशेषता बता दी और ये हमारा समास हो गया कर्मधारय समास। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाकी उदाहरण देख लेते हैं। अगला शब्द है हमारे पास देहलता। अब यहाँ पर हम उपमेय और उपमान की बात करेंगे।
ठीक है, ये आपको मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। देह रूपी लता, इसका विग्रह होगा, समस्त पद हमारा है देहलता, यानी जिसकी लता जैसी देह है। लता कैसी होती है? लता पेड़ की टहनी को कहते हैं, और देह कहते हैं शरीर को, यानी जिसका शरीर इतना पतला है कि लता टहनी की भांति हिलता रहता है, लचकता रहता है, जिसके शरीर में इतनी लचक हो। तो हमने वहां पर उपमेय उपमान का संबंध ले लिया और इसका विग्रह किया देह रूपी लता। ठीक है बच्चों, ये हमारा बना कर्मधारय समास। अब हम चलते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर बताने की ओर। देखो बच्चों, ये बात मैं आपको पहले भी बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियोस में कि विग्रह पर बहुत कुछ समास आधारित होते हैं। कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं जो हमें कर्मधारय समास में भी देखने को मिलते हैं और बहुव्रीहि समास में भी देखने को मिलते हैं। अगर हम कर्मधारय के नियमों के अनुसार विग्रह करते हैं तो हम उसका उत्तर कर्मधारय समास लिख देते हैं, और अगर हम बहुव्रीहि समास के नियमों के अनुसार उसका विग्रह करते हैं तो हम उसका उत्तर बहुव्रीहि समास लिख देते हैं। आपको किसी भी बात को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। जिस विग्रह के लिए आप श्योर हो, पक्के हो, वह समास आप उत्तर में लिख सकते हैं। इसको मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूँ, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा गया है, देखिए जरा। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है। अभी अभी हमने डिस्कस किया विशेषण विशेष्य का संबंध। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है, जैसे नीलकंठ यानी नीलाकंठ। ठीक है, लेकिन बहुव्रीहि में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता, अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञा आदि का विशेषण होता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है और कोई भिन्नार्थ यानी अलग से ही कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। नीलकंठ का ही दूसरे प्रकार से विग्रह आप देख सकते हैं। नीला है कंठ जिसका, इस नाम से हम, नीलकंठ के नाम से हम शिव को भी बुलाते हैं, और यहाँ हमने विशेष तौर पर शिव का नाम दिखा दिया। अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष का नाम याद नहीं भी रहता है तो आप उसके स्थान पर, यानी किसी व्यक्ति विशेष का नाम देने के स्थान पर सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, अर्थात करके नीला है कंठ जिसका, अर्थात देव विशेष, क्योंकि शिव तो देव है ना बेटे, इसलिए इनके स्थान पर हम देव विशेष भी लिख सकते हैं, तो भी आपका उत्तर मान्य होगा। अब हम देख रहे हैं बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। देखो बेटे, बहुव्रीहि और द्विगु समास में भी कई बार अंतर होता है। द्विगु समास में हमने क्या पढ़ा कि पहला पद संख्या सूचक होता है, यह पद दूसरे पद की संख्या को सूचित करता है। कुछ बहुव्रीहि समास में पहला पद संख्या सूचक तो होता है, जैसे हमने दशानन पढ़ा, परंतु यह संख्या की सूचना नहीं देता, बल्कि किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करता है। उदाहरण की ओर देखेंगे हम, जैसे चतुर्मुख। अब चार मुखों का समूह अगर हम विग्रह इस तरह से करते हैं तो हम लिखेंगे द्विगु समास। लेकिन अगर हमें पता है कि चार मुख किसके हैं, अगर हम श्योर हैं, तो हम लिखेंगे चार हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा, या आप देव विशेष भी लिख सकते हैं। तो फिर उसका उत्तर हमें लिखना होगा बहुव्रीहि समास। क्लियर हो रहा है ना बेटे? इसी तरह से त्रिलोचन देखिए, तीन लोचनों का समूह, अगर हमने विग्रह इस प्रकार से किया तो हम इसका उत्तर लिखेंगे द्विगु समास। लेकिन अगर हम इसका विग्रह बहुव्रीहि के हिसाब से करेंगे कि तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव, तो इसका उत्तर हमें क्या लिखना है? बहुव्रीहि समास। इसी तरह से हम अपने देश के तिरंगे को लेते हैं, तीन रंगों का समाहार। अगर हम तिरंगा का विग्रह इस प्रकार से करते हैं कि जहाँ हमें तीन रंगों को इकट्ठा देखने को मिलता है, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं रंग ना, जैसे एक लाइन के द्वारा एक ही स्थान पर तीनों, तो हम लिखते हैं तीन रंगों का समाहार और समास लिखते हैं द्विगु समास।
और इसी तरह से तिरंगा का अगर हम स्पेसिफाई करके विग्रह करते हैं, 3 है रंग जिसमें अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तो ये होगा हमारा बहुव्रीहि समास। एक बार फिर से देख लीजिए बेटे, तिरंगा, 3 है रंग जिसमें अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज, इसके लिए हम क्या उत्तर लिखेंगे? बहुव्रीहि समास, क्योंकि हमने इसको विशेष रूप से यहाँ पर दिखा दिया विग्रह करते हुए। तो बच्चों, इस प्रकार आपने 6 के 6 समास की दोहराई मेरे साथ मिलके की है। आपने पिछली वीडियोस में उपसर्ग और प्रत्यय की भी दोहराई कर ली है। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। विभिन्न समासों में आपने अंतर को भी अच्छे से समझ लिया है। अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद।